नमस्कार। आज हम कहानी और उसके तत्व की चर्चा करेंगे। कहानी की परिभाषा: कहानी छोटा मुंह बड़ी बात होती है और जीवन के एक पक्ष को उजागर करती है। अर्थात इसमें जीवन की संपूर्णता का परिचय नहीं होता है, बल्कि जीवन के एक पक्ष का इसमें जानकारी या चर्चा की गई होती है। कहानी के अगर तत्व देखें तो कथानक, जिसको कथा भी कहा जाता है, तो कहानी की कथा संक्षिप्त होनी चाहिए और कथा परस्पर संबंधित होनी चाहिए। और कहानी छोटी होती है, छोटा मुंह बड़ी बात होती है, तो इसका कलेवर भी छोटा होना चाहिए। और कहानी उत्सुकता पैदा करने वाली हो, रोचक हो, जिज्ञासा पैदा करने वाली हो और पात्रों को एक दूसरे से जोड़े रखने में सहायक हो। कहानी में समय, स्थल और कार्य की एकता अवश्य हो। ये नहीं है कि ब्रिटिश काल की कहानी चल रही है और उसमें हम वर्तमान संदर्भ को लेकर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में कहानी अपने चरम को प्राप्त करे। कहानी का जो दूसरा तत्व है वो पात्र और चरित्र चित्रण है। कहानी के पात्र सजीव लगें, वास्तविक लगने चाहिए और साथ ही साथ कहानी का आकार छोटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोटा मुंह बड़ी बात है। तो आकार छोटा होने के कारण जो पात्र होते हैं उनके चरित्र का विस्तार अधिक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। कहानी में हम देखते हैं कि कहानी के जो पात्र हैं उनके किसी विशेष गुण पर प्रकाश डाला जाता है, उनके सभी गुणों की चर्चा नहीं की जाती है। यदि हम देखें नमक का दरोगा कहानी, तो हमें पता चलता है कि बंशीधर धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है और बड़े ही ईमानदार हैं। तो उनके इस विशेष गुण पर कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रकाश डाला। अब हम देखते हैं कि कहानी का जो अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। देश, काल और वातावरण के माध्यम से काल के विषय में, अर्थात किस काल से संबंधित कहानी है, उसके संदर्भ को जो लेखक है वो बताता है। इसमें प्रकृति का संक्षेप वर्णन भी करता है और साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि इसका समय क्या है। और हम ये देखते हैं नमक का दरोगा कहानी, जिसमें हमें पता चलता है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो नमक का एक विभाग खुला था और उसके बाद किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, वो सारी जानकारी हमें इस कहानी से प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि देश, काल और वातावरण में हमें उस समय का जिक्र करते हुए कहानीकार बताता है कि वो किस समय की कहानी है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संवाद से तात्पर्य है डायलॉग या कथोपकथन। तो जो संवाद होना चाहिए कहानी का, छोटा तो हो ही, साथ ही साथ वास्तविक लगे, उसमें नाटकीयता का समावेश होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि संवाद सरल हो, सुबोध हो, संक्षिप्त हो, पात्रानुकूल और चमत्कारपूर्ण हो। और इन संवादों को सुनकर हमें ऐसा लगे कि ये पात्र मानो सजीव हो उठे हैं और उनके हृदय के जो भाव हैं वो आसानी से व्यक्त हों और हम तक पहुंच सके। इस तरीके से संवाद होने चाहिए कहानी के। और हम ये देखते हैं अगला तत्व भाषा है। तो हम ये देखते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो कहानी कि जब भी अभिव्यक्ति हो तो वो सरल, सुबोध और सहज हो, जिससे पाठक आसानी से उसे समझ सके। और भाषा जो हो वो भावों को निखारने वाली होनी चाहिए, विचारों को उभारने वाली होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कहानी का उद्देश्य। तो कहानी हमें ज्ञान प्रदान करती है, हमारी समस्याओं को सुलझा सकती है, साथ ही साथ हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरती है, हमारे लिए प्रगति की राह प्रशस्त करती है और जीवन में परिवर्तन लाने और जीवन दृष्टि बदलने में सहायक होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कहानी और उसके तत्व। आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला अध्याय है वो है कविता। तो हम ये देखते हैं कि कविता किसे कहते हैं और कविता के तत्व। तो कविता मानव मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनकी छंदबद्ध या छंदमुक्त अभिव्यक्ति है। और हम ये कह सकते हैं कि ये मानवीय मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो भाषा के शब्दों के माध्यम से ही जनसाधारण तक पहुंचते हैं। और इस कविता को लिखने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये तो ईश्वर प्रदत्त
वरदान है जो कवि को मिला होता है, और जब उसके अंदर भावों की आंधी आती है, विचारों की आंधी आती है, तो वो स्वयं उन भावों को मुक्त होने के लिए वो कविता लिखता है। अगर हम कविता के तत्व देखते हैं तो रस जो कि कविता को पढ़कर सुनकर जो अलौकिक आनंद हमें मिलता है, उसी आनंद का नाम रस है। और हम अगर अगले तत्व की बात करते हैं तो छंद कविता में लय, ताल और संगीतात्मकता लेकर आता है। और हम ये देखते हैं कि जो मुक्त छंद की कविताएं होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लय का निर्वाह तो किया ही जाता है, और छंद के द्वारा ही कविता को कंठस्थ करना आसान होता है और कविता दीर्घजीवी बनती है। अगर हम अगले तत्व की चर्चा करें तो यहाँ पर अलंकार की बात की गई है। तो अलंकार कविता का आभूषण है जो कविता को की शोभा बढ़ाते हैं, और ये कविता में शब्दगत या फिर अर्थगत यानी उसके अर्थों के सौंदर्य की वृद्धि करने में एक तरीके से माध्यम होते हैं। जैसे किसी महिला की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी तरीके से अलंकारों के द्वारा कविता की शोभा बढ़ती है। अब अगर हम कविता की भाषा की बात करें तो कविता भी हम देखते हैं कि सदैव सरल, स्पष्ट, सुबोध और आसानी से सबकी समझ में आने वाली होनी चाहिए। और यदि ये सरल होगी तभी ये दूसरे लोगों की समझ में आएगी और जनसाधारण का विषय बन सकेगी। अगर हम अगले जो तत्व है उसकी चर्चा करते हैं तो शब्द, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी भाव या विचार होते हैं वो भाषा के शब्दों के माध्यम से ही जनसाधारण तक पहुँच पाते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये शब्द कठिन हैं तो लोगों तक वो जो भाव है, विचार है, वो कभी पहुंचा नहीं सकता है। तो शब्द की एक अपनी शक्ति होती है। उस शब्द शक्ति को हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं। अविधा जो कि शब्द के एक अर्थ से संबंधित होती है, यानी उस शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। लक्षणा जिसमें एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। व्यंजना जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ये एक कविता की अपनी शब्द शक्ति होती है जो कि कवि के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो इन शब्दों के माध्यम से ही कविता को सब तक पहुंचाने में कामयाब होता है। और हमने देखा है कि कभी भी कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि सबके समझ में आ सके। बिंब, अब ये हम देखते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में जब हम कविता को पढ़ते तो एक चित्र उभर आता है, और यही स्मृति जो चित्र हैं यही बिंबों का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बिंब हैं हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर और गतिशील बिंब के रूप में दृश्य, श्रव्य, स्पर्श या आस्वाद बिंबों का चित्र मन में उभारते हैं, और इससे कविता चित्रात्मक होती है और इंद्रिय सुलभ हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हम बिंब की बात करें तो किसी भी कविता को पढ़कर मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसको बिंब के नाम से जानते हैं। और ये स्थिर और गतिशील 2 बिंब होते हैं, और इसको फिर हम कई अन्य बिंबों में इसको ढाल सकते हैं, जैसे दृश्य बिंब जहाँ पर कोई दृश्य उपस्थित हो जाए, और श्रव्य बिंब जहाँ पे कोई ध्वनि सुनाई दे, स्पर्श बिंब जिसमें हम देखते हैं कि हवा चल रही है और कविता में उसका जिक्र हो रहा है, तो उसमें हम हवा को देख नहीं सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे मन में जो चित्र उभरता है वही बिंब है। और कल्पना जो अगला तत्व है, कल्पना, तो कविता में जो है कल्पना के माध्यम से ही कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है और देश काल की सीमाओं से परे जाकर रचना को लिखता है और इच्छित वर प्राप्त करता है। और इसमें अगर हम देखें तो समय की या फिर काल की परिधि कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब अगर हम अगला टॉपिक देखते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है नाटक। तो बहुत कुछ ये कहानी से मिलता जुलता ही है, लेकिन हम इसकी जो परिभाषा करते हैं तो वह काव्य या कथा जिसको मंच पर हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और नाटकों को पढ़ा भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर मंच पर अभिनय के साथ देख,
सुन सकने वाले काव्य को नाटक कहते हैं। और इसके जो तत्व हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तत्व है अभिनय। अभिनय नाटक का जो महत्वपूर्ण तत्व है, इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं कि अभिनेता अंगों के संचालन के द्वारा, स्वरों के उतार चढ़ाव के द्वारा और साथ ही साथ साज सज्जा और वेशभूषा के द्वारा नाटक को मंच पर प्रस्तुत करता है और ये नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही साथ हम आगे जो उसका अगला तत्व है वो है कथानांक। तो नाटक का कथानांक संक्षिप्त होना चाहिए, परस्पर संबंधित होना चाहिए, उत्सुकता और रोचकता पैदा करने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ नाटक की जो कथा है संवाद के माध्यम से कही जानी चाहिए। और अगला जो तत्व है संवाद, तो ये आपसी वार्तालाप से संबंधित है और नाटक के संवाद में नाटकीयता हो, वास्तविकता हो, सजीवता हो और हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संवाद अगर सरल होगा, सुबोध होगा, संक्षिप्त होगा, पात्रानुकूल और चमत्कारपूर्ण होगा तो सभी पाठकों की समझ में आसानी से आएगा। तो नाटक का संवाद हमेशा सरल हो और हृदयग्राही होना चाहिए और इससे नाटकीयता का नाटक में समावेश होता है। और हम आगे देखते हैं पात्र और चरित्र चित्रण। तो हम पात्र और चरित्र चित्रण के हिसाब से हम देख सकते हैं कि नाटक में पात्रों का जो चरित्र है उसका अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नाटक मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए और नाटक के जो पात्र हैं वो सजीव लगें, वास्तविक लगें और हमारे जीवन से संबंधित होने चाहिए और हमें कुछ सीख देने वाले होने चाहिए। और नाटक में भी हमने देखा है कि पात्र जो कि उसका नायक है उसके किसी विशेष गुण पर प्रकाश डाला जाना चाहिए जिससे कि देखने वाले को, सुनने वाले को कुछ ज्ञान और सीख मिल सके उस पात्र के द्वारा। देश काल और वातावरण, इसमें भी हम देखते हैं कि नाटककार प्रकृति का संक्षेप वर्णन कर सकता है, प्रकृति के विषय में थोड़ा बहुत बता सकता है और साथ ही साथ समय का भी और उस काल का भी जिक्र कर सकता है जिस समय और जिस काल में नाटक लिखा गया है। हम देखते हैं कि सिल्वर वेडिंग जो कि एक पटकथा है, स्वतंत्र भारत और पीढ़ी के अंतराल व गिरते जीवन मूल्यों को हमें बताता है। और हम नाटक के जो देश काल और वातावरण तत्व के बाद हम उद्देश्य की बात करते हैं। तो ये देखते हैं कि नाटक हमें ज्ञान प्रदान करे और हमारी समस्या को सुलझा सके, हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरे, प्रगति की राह प्रशस्त करे, जीवन में परिवर्तन लाने व जीवन दृष्टि बदलने में सहायक होना चाहिए। तो उद्देश्य मतलब हमें एक वैल्यूज या नैतिक शिक्षा देने वाला होना चाहिए। नाटक की भाषा तो ओबियसली है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो नाटक की भाषा सरल, सुबोध और सहज होनी चाहिए और जिससे दर्शकों को आसानी से वो समझ में आ सके। नाटक की भाषा भावों को निखारे, विचारों को उभारने वाली होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नाटक, कहानी और कविता इनको अच्छे से समझा होगा और इसके तत्वों से भी अच्छे से परिचित आप हुए होंगे। धन्यवाद।